चलो, लास्ट क्लास में हमने कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन का डिटेक्शन और एनालिसिस दोनों कर लिया था ना। हैलोजन वाला का क्वेश्चन किए थे क्या? एक कुछ है डाले हैं क्या कुछ? अच्छा, सल्फर का चालू करना था क्या? ठीक है, तो सल्फर लिख लिया, तो चलो पहले सल्फर कर लेते हैं। तो पहले इसका डिटेक्शन करते हैं सल्फर का। हम लोग लेस्लांगेज एक्सट्रैक्ट बनाए थे, है ना, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाए थे। उसी से हमने अपने सिल्वर का टेस्टिंग किया, सिल्वर बोल रहा हूँ, हैलोजन का टेस्टिंग किया था, है ना। AgNO3 डाले थे लेस्लांगेज एक्सट्रैक्ट में। तो अगर उसके अंदर Cl था तो AgCl बन जाता, उसमें अगर ब्रोमीन होता तो AgBr बन जाता, उसमें अगर आयोडीन होता तो AgI बन जाता। प्रेसिपिटेट मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन कौन सा हाइड्रोजन है, तो अलग अलग कलर के प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी, पेल येलो पीपीटी ब्रोमीन के लिए, आयोडीन के लिए येलो पीपीटी। फिर अपन उसी पीपीटी को फिल्टर किए थे, वॉश किए थे, ड्राई किए थे और वे किए थे। तो आपको वजन मिल गया था कितना पीपीटी उस कंपाउंड से बना है। फिर आपने मोल कंसेप्ट का थोड़ा बहुत यूज करके फॉर्मूला डिराइव किया था, राइट। तो ऐसा ही सेम काम अपन सल्फर के लिए भी करेंगे। लिखो, इसका पहले टेस्ट कर लेते हैं। सल्फर का डिटेक्शन यूजिंग लेस्लांगेज से करेंगे। एक और दो तीन टेस्ट करेंगे इसके, लिखना नीचे। फर्स्ट लिख लो, लेस्लांगेज टेस्ट, LASSAI, LASSAIGNE लेस्लांगेज टेस्ट। तो आपने एक्सट्रैक्ट बनाना अपन ने क्या सीखा था कि अपन सोडियम लेंगे, उसको हीट करेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, और उसी में अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का थोड़ा सा पार्ट डाल देंगे, उसी से हमारा एक्सट्रैक्ट बन जाएगा। अब फिर उसी से हम टेस्टिंग करेंगे अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है। तो इसमें लिखना, इफ सल्फर इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, if sulfur is present in the organic compound, if sulfur is present in the organic compound, then the sodium fusion extract, लेस्लांगेज एक्सट्रैक्ट को ही सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, कोई नया नहीं है ना। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज नथिंग बट लेस्लांगेज एक्सट्रैक्ट, क्योंकि आप इसमें सोडियम को ही तो फ्यूज कर रहे हो ना अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, इसलिए इसका एक और नाम क्या है, लेस्लांगेज का सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो क्या लिखे, इफ सल्फर इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन क्या लिखा आपने आगे, देन द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट will have will have will have Na2S, will have Na2S। ये जरूर होगा। क्यों ऐसे? ये होगा क्यों आपके कंपाउंड में? क्योंकि सोडियम में आपने अपना कंपाउंड मिलाया था, उस कंपाउंड में अगर सल्फर है तो क्या बनेगा, Na2S। तो ये पार्ट जरूर होगा आपके उस एक्सट्रैक्ट में। और एक्सट्रैक्ट कैसे बनाए थे अपन ने, फिल्टर करने के बाद जो नीचे रेसिड आया था, फिल्ट्रेट आया था, वही हमारा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट था। तो उसमें ये जरूर होगा Na2S। अगर आपके कंपाउंड में सल्फर है तो आपके सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में ये कंपाउंड जरूर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लाइन में, देन द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड, देन द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड, देन द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड with the extract, with the extract to detect the presence of sulfur, to detect the presence of sulfur, to detect the presence of sulfur। तो पहले ए लिखना नीचे, फर्स्ट ए, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। इसमें लिखना, इन दिस the Leslangase extract is treated with, in this the Leslangase extract, Leslangase ये बार बार लिखने नहीं बन रहा है स्पेलिंग, तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिख दो, है ना। in this the Leslangase extract is treated with, is treated with few drops of sodium nitroprusside solution, sodium nitroprusside solution, sodium nitroprusside solution, when a white
violet coloration is obtained when a violet coloration is obtained when a violet coloration is obtained violet coloration is obtained। ये इक्वेशन लिख लो। ये हमारा लेफ्ट लैंग्वेज एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, लेफ्ट लैंग्वेज एक्सट्रैक्ट, और ये है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन। ये हो जाएगा आपका वायलेट कलर का जो भी कंपाउंड बनेगा वो वायलेट कलर कंपाउंड होगा। फॉर्मूला लिख लेना इसका भी। ये ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं ना, हम 12th में पढ़ेंगे इसके बारे में। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका टर्म लिखा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या यूं कह लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन तो पढ़े ना अपन 3 टाइप की बॉन्ड पढ़े ना, एक आयनिक बॉन्ड, दूसरी कोवेलेंट बॉन्ड, एंड तीसरी थी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में याद करिए क्या होता था, वहां भी शेयरिंग हो रही है बट कंट्रीब्यूशन कोई एक करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर का, नॉट लाइक योर कोवेलेंट जिसमें वो एक बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के थे। जैसे HCl में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन H का एक इलेक्ट्रॉन Cl का, और ये दोनों अब दोनों के हैं। ये कोवेलेंट था जहां पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही थी। बट कोऑर्डिनेट में शेयर दोनों करेंगे बट कंट्रीब्यूट कोई एक करेगा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है। तो आप इसके अंदर देख पा रहे हो एक आयरन है और आयरन के साथ 5 साइनाइड लगा हुआ है और एक आपका NO ग्रुप है। ये सभी आपके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं आयरन को। ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर है हमारा क्लास 12th में, अपन उसमें पढ़ेंगे इसको, है ना, डिटेल में। फिलहाल अभी आप इसका बस स्टेप्स याद रखो कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में Na2S होगा अगर कंपाउंड में सल्फर होगा तो। जैसे आपने उस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन में डाला, अगर वायलेट कलरेशन मिल गया आपको, इफ यू गेट अ वायलेट कलरेशन, तो समझ जाना सल्फर है। दैट्स इट, अपना टेस्ट खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसका एक तरीका और है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की जगह आप एक और सॉल्यूशन ले सकते हो टेस्टिंग करने के लिए। सेकंड लिखना, लेड एसीटेट टेस्ट। ये थोड़ा रिएक्शन के टर्म्स में इजियर है, लेड एसीटेट टेस्ट। लेड एसीटेट टेस्ट, हाइफन डाल के सीधा रिएक्शन लिख लेते हैं। चलो, Na2S होगा अगर आपके कंपाउंड में सल्फर होगा, वही सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, लेस लैंग्वेज एक्सट्रैक्ट, प्लस लेड एसीटेट ले लो। लेड एसीटेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, लेड एसीटेट का फॉर्मूला पीबी क्या, अरे एसीटेट क्या होता है, हाँ बोलो, COOH, बस। ये तो आपका वो ओइक एसिड वाला ग्रुप है। अरे अपन एसिटिक एसिड पढ़ते थे ना, CH3COOH, वहीं से तो H निकला तो क्या बचा, एसीटेट। एसीटेट आयन ये होता है। अब इसका कंपाउंड बनाना आपको किसके साथ, लेड के साथ, तो लेड का होता है Pb2 पॉजिटिव। फॉर्मूला बन जाएगा CH3COO का ट्वाइस Pb। देखो, एसीटेट ही एक ऐसा एन आयन है, सुनना जो बोल रहा हूं मैं, एसीटेट ही एक ऐसा एन आयन है जो पहले लगता है, वरना हम हर बार पहले कैटायन लिखते हैं फॉलोड बाय एनायन। कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कोई भी कंपाउंड में पहले क्या लिखाता है, अरे तो बेसिक रूल है क्लास 9th का कि पहले अपन कैटायन लिखते हैं फिर एनायन का सिंबल लिखते हैं, बट एसीटेट के साथ पहले एनायन आता है बाद में कैटायन, लेड। तो इसका रिएक्शन क्या होगा, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा सकते हैं क्या, क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, क्या होता था, Na चला जाएगा एसीटेट के साथ, लेड चला जाएगा सल्फर के साथ, क्या बनेगा, PbS लेड सल्फाइड। अरे Pb2 पॉजिटिव होता है, S2 नेगेटिव होता है, फॉर्मूला क्या बनेगा, PbS, और सोडियम एसीटेट CH3COO Na। करेक्ट, बैलेंस करने के लिए यहां पे बस 2 लगेगा, दैट्स इट, है ना। ये होता है आपका ब्लैक PPT। ये हो गई पहचान हमारी, सल्फर है। ठीक है, यहां वायलेट कलरेशन से करेंगे, यहां ब्लैक PPT से अपन सल्फर की पहचान करेंगे, डिटेक्शन हो गया है। ठीक है, चलो एस्टिमेशन करते हैं इसका, कि आपको पता तो चल गया कि हाँ कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है। अब कितना प्रेजेंट है उसके लिए अपन फिर से टेस्ट करेंगे। लिखो
सल्फर के लिए जैसे अपन ने कैरियस मेथड यूज किया था हैलोजन के लिए, कैरियस ट्यूब लिए थे, वैसा ही मेथड सल्फर के लिए भी है। लिखना नीचे, फॉर एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, फॉर एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, फॉर एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, a known mass of the substance is heated with, a known mass of the substance is heated with, a known mass of the substance is heated with nitric acid, वहां भी यही लिए थे कैरियस ट्यूब में, सील्ड ट्यूब था, ग्लास से सील्ड ट्यूब। तो known mass of the substance is heated with nitric acid in a sealed glass tube, in a sealed glass tube, ब्रैकेट में उस ट्यूब का नाम लिख लेंगे कैरियस ट्यूब, CARIUS, कैरियस ट्यूब, फुल स्टॉप। C and H, कार्बन एंड हाइड्रोजन, C and H, कार्बन एंड हाइड्रोजन are oxidized to CO2 and H2O, CO2 and H2O, while sulfur present is oxidized to, while sulfur present is oxidized to sulfuric acid, while sulfur present, अगर आपके कंपाउंड में सल्फर होगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड में, is oxidized to sulfuric acid, which is then precipitated as, which is then precipitated as, which is then precipitated as barium sulfate, barium sulfate, by adding excess of barium chloride solution, by adding excess of barium chloride solution, barium chloride solution। रिएक्शंस लिखो, जितना भी कार्बन होगा है ना, दैट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू, हमारा नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो कार्बन को ऑक्साइड कर देगा CO2 में, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा आपका वाटर में, एंड जितना भी सल्फर अगर आपके कंपाउंड में प्रेजेंट, जितना भी सल्फर होगा है ना, दैट विल बी ऑक्सीडाइज टू सल्फ्यूरिक एसिड। ये 3O है ना, 30 मत लिख देना, और ये 2O है, 20 मत समझना इसको, है ना, 2O है वो, मतलब C+20 क्या कर दिया अपन, ऐसा लगेगा, ठीक है, विल गिव यू H2SO4। मतलब देखो जितना भी सल्फर था वो पूरा का पूरा सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अपन तो डिटेक्शन कर चुके हैं सल्फर का, एस्टिमेशन भी सल्फर का ही कर रहे हैं कि मैंने आपको जो W ग्राम सब्सटेंस दिया था, मैंने आपको जो W ग्राम सब्सटेंस दिया था उसमें सल्फर का मास और परसेंटेज कितना है, तो जितना भी सल्फर था वो पूरा का पूरा सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है, पर ये तो लिक्विड है, तो अपन क्या करेंगे, इसी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड कर देना, तो यहां डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, बेरियम सल्फेट बनेगा एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो लिक्विड होता है, बेरियम सल्फेट का आपको मिल जाएगा व्हाइट कलर का पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। अब इसी व्हाइट पीपीटी को आप क्या करोगे, फिल्टर, वॉश, ड्राई एंड वे, है ना। तो ये चारों रिएक्शन लिख करके, मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो ये है अपना लास्ट के दो, कि जितना भी सल्फर था हमारे कंपाउंड में वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और कितना था लिक्विड से तो मेजर नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोनों ये आपका लिक्विड ही है पूरा, राइट। तो आपने क्या कर दिया, उसके साथ बेरियम क्लोराइड को ऐड करा के जितना भी सल्फर होगा वो बेरियम सल्फेट बन करके प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे लाइन में लिख लो, द फिल्टर, द पीपीटी ऑफ BaSO4 इज, the PPT of BaSO4 is, the PPT of BaSO4 is filtered, washed, dried and weighed। चार प्रोसेस अपन उस दिन भी कर रहे थे, फिल्टर करेंगे, फिर वॉश करेंगे कुछ इंप्यूरिटी ना हो, फिर सूखने देंगे ताकि पानी का वजन ना आ जाए, एंड फिर उसका वजन लेंगे। फिल्टर्ड, वॉश्ड, ड्राइड एंड वेड,
ठीक है, चलो कैलकुलेशन पार्ट में आते हैं, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन, एक फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं इसका। तो लेट दी मास ऑफ सब्सटेंस बी W ग्राम, लेट दी मास ऑफ सब्सटेंस जो मैंने आपको दिया था ऑर्गेनिक सब्सटेंस, लेट दी मास ऑफ सब्सटेंस बी W ग्राम, और ये जो वजन आपने किया है प्रेसिपिटेट का उसको x ग्राम ले लेते हैं। लेट दी मास ऑफ पीपीटी obtained इज x ग्राम, ठीक है, x ग्राम पीपीटी आपको मिला है। पर वो पीपीटी तो BaSO4 का है, हमको तो सल्फर निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने AgCl का कैलकुलेशन किया था Cl के लिए, AgBr के लिए Br का कैलकुलेशन किया था, तो वैसे ही अपन BaSO4 भी करेंगे कि 1 मोल BaSO4 में 1 मोल ऑफ BaSO4 कंटेन्स 32 ग्राम ऑफ सल्फर। यस और नो? एक ही सल्फर है और सल्फर का मोलर मास कितना होता है 32, और BaSO4 का मोलर मास कितना हो जाएगा, बेरियम का होता है 137 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64, कितना हो जाएगा ऐड करके 6 और 7 13 का 3 कैरी 1 6 6 3 9 और 1 233 कैसे, अच्छा 9 12 13, ठीक है, ओके 233 ग्राम ऑफ BaSO4 कंटेन्स 32 ग्राम ऑफ सल्फर। तो x ग्राम में कितना होगा, आपको तो x ग्राम मिला है ना बेरियम सल्फेट का, तो x ग्राम में कितना होगा 32 अपॉन 233 इंटू x। तो परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा, ये 32 अपॉन 233। परसेंटेज निकालने के लिए W से डिवाइड करेंगे और 100 से इंटू करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सल्फर का एस्टिमेशन। समझ गए क्या? जो प्रेसिपिटेट आया है उससे सल्फर का डिटेक्शन, ये एस्टिमेशन करने के लिए ये काम करना पड़ेगा। और आपको उसके लिए बेसिक क्या पता है कि 233 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट कंटेन्स 32 ग्राम ऑफ सल्फर, ये फिक्स है, ये आप चेंज नहीं कर सकते कभी भी। जैसा अपन ने उसमें क्या देखा था कि AgCl में AgCl 108 प्लस 35.5 यानी कि 143.5 ग्राम में 35.5 ग्राम क्लोरीन होता है, ये हमेशा फिक्स है। फिर आपको मैंने जितना दिया उसके हिसाब से प्रेसिपिटेट का मास चेंज होता रहेगा। आपको मान लीजिए मैंने थोड़ा सा सॉल्ट दिया होगा, इनको ज्यादा सॉल्ट दिया है, तो इनका प्रेसिपिटेट भी ज्यादा बनेगा, तो उनका ये x का वैल्यू चेंज होगा। बट ये लाइन तो आप दोनों सेम यूज करोगे ना, एम आई क्लियर? ठीक है, ओके, चलो क्वेश्चन लिखो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड। लिखेंगे क्वेश्चन, इन सल्फर एस्टिमेशन 0.157 gram of an organic compound, in sulfur estimation 0.157 gram of an organic compound, मतलब ये W है, इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आपको दिया था। 0.157 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड gave 0.4813 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, 0.4813 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। एक बार रीड करो यहां तक, क्या क्या आपने लिखा है क्वेश्चन। आपको मैंने 0.157 ग्राम दिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, आपने जब उसके साथ ये सारी चीजें करी, यही तो करोगे ना उसके साथ, आप उसको नाइट्रिक एसिड के साथ केरियस ट्यूब में डाल दोगे, नाइट्रिक एसिड जितना भी कार्बन है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देगा, जितना भी सल्फर होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां तक आपको मिलेगा। फिर उसी सल्फ्यूरिक एसिड को आप बेरियम क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट करवा लोगे, बेरियम सल्फेट आपको मिल जाएगा। तो ये कितना मिला है आपको 0.4813 ग्राम। तो किसी को ये डाउट तो नहीं आ रहा सर इससे कम तो हमने कंपाउंड लिया था तो इतना ज्यादा कैसे बन गया? अरे इसमें बेरियम और ऑक्सीजन तो बाहर से आया है ना, ये ऑक्सीजन आपने नहीं डाला था, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने डाला,
और बेरियम क्लोराइड से आया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो अपन उसके मास में यहाँ पे अपन इंक्लूड कर ही लेंगे उसको, ठीक है। तो ये मत सोचना सर ये मास उससे ज्यादा कैसे आ गया जो आपने दिया था, ठीक है। उससे सिर्फ सल्फर इसमें आया है, सुन रहे हैं, बाकी ऑक्सीजन और बेरियम तो अपने और एक्सटर्नली ऐड किया है ना, इसलिए इसका मास बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड? ठीक है, जल्दी कैलकुलेट कर लो उसको। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तीन और बचे हैं। डब्ल्यू आपका दिया है 0.157 और एक्स आपको दिया है 0.4813, बस, और तो कुछ चाहिए नहीं फॉर्मूले में। थर्टी 42.10, ज्यादा अप्रोक्सीमेट हो गया ना, 42.10 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस। डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस। अच्छा, इसका डिटेक्शन लिखते हैं। Phosphorus is detected by fusing the organic compound. Phosphorus is detected by fusing the organic compound with an oxidizing agent, such as sodium peroxide. Phosphorus is detected by fusing the organic compound with an oxidizing agent, that is sodium peroxide. When phosphorus is oxidized to
when phosphorus is oxidized to sodium phosphate, रिएक्शन लिख लो पहले ये वाला। ये फॉस्फोरस कहां से आएगा? अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस होगा तो बन जाएगा सोडियम फॉस्फेट। नीचे लाइन में लिखना, sodium phosphate is then boiled with concentrated nitric acid, and then ammonium molybdate solution is added. Ammonium molybdate, MOLYBDATE, मोलिब्डेनम भी एक एलिमेंट होता है ना, मोलिब्डेनम, MO बोलते हैं उसका सिंबल MO होता है, द नेम इज मोलिब्डेनम, MOLYBDATE, मोलिब्डेट, एलिमेंट का नाम मोलिब्डेनम है और उसका कंपाउंड बना है अमोनियम मोलिब्डेट, solution is added, and then ammonium molybdate solution is added, full stop. The appearance of yellow precipitate due to the formation of ammonium phosphomolybdate, the appearance of yellow precipitate due to the formation of ammonium phosphomolybdate indicates the presence of sulfur, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, अमोनियम फिर दूसरा वर्ड है फॉस्फोमोलिब्डेट, PHOSPO, फॉस्फो, PHO, फॉस्फोरस का फॉस्फो ले लेना, एंड मोलिब्डेट। रिएक्शन लिख लो ये वाला। पहले रिएक्शन में Na3PO4 बना, जितना भी फॉस्फोरस आपके कंपाउंड में था। फिर अगले रिएक्शन में H3PO4 बन गया, जितना भी फॉस्फोरस था वो फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, एंड देन अमोनियम मोलिब्डेट इज एडेड। येलो PPT ऑफ अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट इज फॉर्म्ड, प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस इज कंफर्म्ड। ठीक है, एस्टिमेशन भी इसी के PPT से निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट में आ जाओ। कैलकुलेशन, वही W ग्राम ले, लेट द मास ऑफ कंपाउंड भी W ग्राम, जो आपको शुरू में दिया होगा। लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड W ग्राम, और जो इसका येलो PPT बना है, लेट द मास ऑफ PPT obtained, इसका PPT अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का, उसको X ग्राम ले लेते हैं।
लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बी W ग्राम, लेट द मास ऑफ पीपीटी ऑब्टेन्ड, वही ये मैंने एस्टिमेशन में ज्यादा कुछ लिखवाया नहीं है ना, पर वही है, इसका पीपीटी मिलेगा, फिर उसको फिल्टर करके वॉश ड्राई एंड वे कर लेंगे तो एक्स ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला निकाल लो। इसका निकालोगे मोलर मास, जरूरत पड़ेगी इसके मोलर मास की। अरे अभी अपन बेरियम सल्फेट का निकाले थे, 233 आया था, उसके पहले सिल्वर क्लोराइड का भी निकाले थे, 143.5 आया था, तो मतलब इसकी जरूरत पड़ती है ना, तो इसका मोलर मास निकालो। मोलिब्डेनम का मास लिख लो, मोलिब्डेनम का मास होता है 96, मोलिब्डेनम का मास है 96, इसका मोलर मास कैलकुलेट करो कितना होगा, देखो काफी बड़ा आने वाला है, शायद 1000 पार हो जाए, क्योंकि 12 इंटू 96 करोगे ना, ये हो रहा है ना 12 इंटू 96, तो ये आपका 1000 के पार हो जा रहा है, जिसमें फॉस्फोरस सिर्फ एक ही है, देख रहे हो, सिर्फ 31 ग्राम है, पर कितने में 31 ग्राम है वो आप लोग बताएंगे, तो हमारा कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा। तो मोलर मास ऑफ अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा। नाइट्रोजन 3 है, तो 3 इंटू 14 प्लस हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 12, है ना। ऑक्सीजन कितने हैं, यहां पर आपको 4 दिख रहे हैं, तो यहां पे 36 है, ये ना 12 टाइम्स ऑफ MO3 है, तो 36 और 4 40 ऑक्सीजन है, प्लस फॉस्फोरस एक है 31, और मोलिब्डेनम 12 है, तो 12 इंटू 96, कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं, हाँ और बड़ा आएगा। 134 कैसे, देखो यही यही आपका हो जा रहा है 640, तो यही है, और ये आपका 960 10 टाइम्स में, हाँ ये 1152, देखो ना यही दोनों मिला के 1700 1800 हो जा रहा है, तो 13 कैसे आ गया। और 1800 कुछ आना चाहिए, वन एट डबल सेवन, ठीक है 1877, तो अपनी लाइन कहां से चालू होगी अब यहां पर कि 1877 ग्राम ऑफ अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट कंटेन्स 31 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस, देयरफॉर आपको मिला है x ग्राम प्रेसिपिटेट का, तो कितना हो जाएगा उसमें 31 अपॉन 1877 इंटू एक्स, तो आपको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस कितना हो जाएगा 31 अपॉन 1877 इंटू W इंटू एक्स इंटू 100, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया फॉस्फोरस का। तो ऐसी फॉर्मूला अपन ने कार्बन के लिए निकाला है, हाइड्रोजन के लिए निकाले हैं, लास्ट क्लास में हेलोजन्स के लिए निकाले थे तीनों, फिर आज हमने सल्फर का निकाला, ये फॉस्फोरस का हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डालेगा नाइट्रोजन, डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन का सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट टू उसका एस्टिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दो अलग अलग लोगों ने अपने नाम से मेथड्स निकाले थे, एक डूमास मेथड है और एक जेल्डाल्स मेथड है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना, इन दोनों में से एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में आता है, डूमास मेथड और जेल्डाल्स मेथड। तो पहले डिटेक्शन देख लेते हैं, फिर एस्टिमेशन में आते हैं। डिटेक्शन के लिए वही लेस्लांगेस यूज करते हैं, नाइट्रोजन के लिए भी लिखना इसका डिटेक्शन। हाँ लिखिए नीचे, नाइट्रोजन कैन बी टेस्टेड यूजिंग लेस्लांगेस एक्सट्रैक्ट
नाइट्रोजन कैन बी टेस्टेड यूजिंग लेस्लैंगेज एक्सट्रैक्ट, using Leslange's extract. Full stop. During the formation of extract, जब एक्सट्रैक्ट बना रहे होंगे अपन, तो नाइट्रोजन तो आया होगा ना, सोडियम के साथ रिएक्ट किया होगा, जैसे सल्फर के साथ रिएक्ट किया था तो Na2S बना था। तो ड्यूरिंग दी क्या लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट, कार्बन एंड नाइट्रोजन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, carbon and nitrogen of the organic compound, carbon and nitrogen of the organic compound combine to form sodium cyanide, combine to form sodium cyanide। ये रिएक्शन लिख लो। ठीक वैसे ही जैसे अपन ने ये बोला था कि अगर आपके कंपाउंड में सल्फर होगा तो लेस्लैंगेज एक्सट्रैक्ट में Na2S होगा ही होगा। ठीक उसी तरीके से अगर आपके कंपाउंड में नाइट्रोजन है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो NaCN बनेगा, आपके लेस्लैंगेज एक्सट्रैक्ट में NaCN होगा। नहीं होगा मतलब आपके कंपाउंड में नाइट्रोजन नहीं है, तो टेस्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ओके, नीचे में लिखेंगे on heating the extract with ferrous sulfate, on heating the extract में क्या है NaCN, उसको हीट कर रहे हैं किसके साथ, FeSO4 ferrous sulfate, कॉमा सोडियम फेरोसाइनाइड, that is sodium हेक्सासाइनोफेरेट, एक और नाम उसका सोडियम हेक्सासाइनो HEXACYANO फेरेट FERRATE, फेरेट is formed, and at the same time some ferrous ions, ferrous मतलब Fe2 plus, some Fe2 plus ions are oxidized to Fe3 plus, full stop. These Fe3 plus ions then react with sodium hexacyanoferrate, ब्रैकेट में रोमन नंबर 2 लिखना, ये फेरस वाला है इसलिए रोमन नंबर 2 फेरेट, टू प्रोड्यूस आयरन 3 ब्रैकेट में 3 हेक्सासाइनोफेरेट, 2 which is Prussian blue in color, PRUSSIAN, Prussian blue in color। क्या होता है प्रूशन? नहीं पता आप लोगों को, लड़कियों को तो पता रहता कलर का, नील पेंट वगैरह लगाते रहते अलग अलग कलर का कुछ, प्रूशन कुछ शेड होगा ब्लू का, है ना, प्रूशन ब्लू इन कलर। ठीक है, लिखना रिएक्शन, पहले तो ये बन गया NaCN हमारा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, FeSO4 के साथ आपको मिलेगा Na2SO4 प्लस FeCN का ट्वाइस, आगे यही FeCN का ट्वाइस और रिएक्ट करेगा आपके NaCN के साथ, बनाएगा सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। ये तो आपके ऑर्गेनिक, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अभी आपको ये
देखने में डर लग रहा होगा कंपाउंड के नाम और सिंबल, बट अब जब क्लास 12th में कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री पढ़ लेंगे ना, तो इसका नॉमेनक्लेचर अलग होता है। जैसे अपन ने ऑर्गेनिक का नॉमेनक्लेचर किया है ना, वैसे ही इनका भी नॉमेनक्लेचर होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का। Na4 FeCN का 6, इसी को बोल रहे हैं सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट। देखो नाम कैसे लिखा गया इसका, सोडियम कैटायन है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर एंटिटी आपको दिख रही है ये एन आयन है। तो सोडियम तो लिख दिए, सोडियम एज इट इज। अब सोडियम क्लोराइड लिखते थे, सोडियम साइनाइड लिखते थे, तो ये हमारे नॉर्मल कंपाउंड्स होते हैं, सिंपल कंपाउंड्स। बट ब्रैकेट के अंदर आ गया मतलब कोई कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, तो अब इसके लिए क्या लिखते हैं, जो पहला होता है वो हमारा मेटल एटम है, आयरन, और जो साथ में है ना उनको अपन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। ये दोनों क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना रहे हैं। आयरन के आजू बाजू 6 साइनाइड ग्रुप हैं, कुछ इस फैशन में, 4 उसके प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे, ऑक्टाहेड्रल। और ये 6 क्या कर रहे हैं, आयरन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो इनका नाम कैसे लिखते हैं, पहले अपन इनका नाम लिखते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो 6 है इसलिए हेक्सा वर्ड आया, और साइनो इसका नाम है, साइनाइड का साइनो हो गया, तो हेक्सा साइनो। और आयरन नहीं लिख के इसको अपन क्या यूज करते हैं, लैटिन नेम फेरस, फेरम, तो फेरेट हो गया, ठीक है। और फेरेट के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है ब्रैकेट में 2, आपने नाम लिखा ना तो ब्रैकेट में 2 लिखे, वो 2 कहां से आया, देखो ये 4 जो है ना वो यहां से आया होगा, तो ये सोडियम तो 1 पॉजिटिव होता है, तो ये जो 4 आया होगा वो कहां से आया होगा, इस एन आयन के ऊपर से, इसे क्रिसक्रॉस करते हैं ना अपन, तो ये 4 यहां आएगा, ये 1 इधर आया होगा, करेक्ट। अब इसका मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आयरन का, तो इसको एक्स ले लेता हूं, साइनाइड का -1 होता है, तो टोटल -6 हो गया, इज इक्वल्स टू -4। ये उधर गया तो एक्स का वैल्यू कितना आया, 6 - 4 यानी कि 2। तो ये ब्रैकेट में उसका 2 लिखा हुआ है। उसका टोटल पूरा नाम क्या हो गया, पहले कैटायन का नाम लिख दिए सोडियम, फिर हेक्सासाइनोफेरेट 2, ये इसका कंप्लीट नाम हुआ। ये पूरा नॉमेनक्लेचर है रूल्स के साथ, ठीक है, डन यहां तक, ठीक है। अब इसी का आगे अपन ने क्या लिखा कि एट द सेम टाइम, ध्यान देना क्या लिखा था अपन ने ऊपर, एट द सेम टाइम कुछ फेरस आयन फेरिक में ऑक्सीडाइज हो, ऐसा लिखा है। तो वही फेरिक आयन इस सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट का फिर से रिएक्ट करेंगे, तो इसको फिर से नीचे ले आना, Na4 FeCN6 प्लस आपका फेरिक आयन Fe3+, कुछ फेरस आयन फेरिक आयन में क्या हो गए, ऑक्सीडाइज हो गए। ये फाइनल प्रोडक्ट जो बनाएंगे ये है आपका प्रूशन ब्लू कलर का, उसका नाम लिखना। इसका नाम आपने क्या लिखा है, इसका नाम क्या है, देखो आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2, यही लिखा था अपन ने। तो आयरन ये आपका 3 है, अभी नाम मत लिखना ना, और हेक्सासाइनोफेरेट क्या था, FeCN6 का 4 नेगेटिव, यही था। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो ये 4 इधर आएगा, ये 3 इधर जाएगा, समझ रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, देख लो, Fe4 FeCN6 का प्राइस, नाम क्या पड़ जाएगा इसका, पहले आयरन 3 लिखोगे क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन सेट 3 है, अंदर वाले का 2 है, तो आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2, और ये 3 और 2 किस में रहेगा, रोमन नंबर में इनसाइड द ब्रैकेट। और ये क्या बता रहा है, दोनों आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले थे ना अपन रिडॉक्स में, बस वैसे ही। और यही आपका है प्रूशन ब्लू कलर का, लिख रहे हो नीचे प्रूशन ब्लू। तो सभी के एस्टिमेशन डिटेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट आपका नाइट्रोजन ही है, ठीक है, तो नाइट्रोजन वाला याद रखेंगे, है ना। चलिए इसका एस्टिमेशन में आते हैं, लिख लो हेडिंग, मेन हेडिंग, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, estimation of nitrogen, estimation of nitrogen. Nitrogen is estimated by 2 methods, nitrogen is estimated by 2 methods, nitrogen is estimated by 2 methods. दोनों का नाम लिख लो पहले, फिर फर्स्ट लिखते हैं। फर्स्ट है डूमास मेथड, डूमास मेथड, एंड सेकेंड इज जेल्डाल्स, स्पेलिंग के से चालू होगी, के साइलेंट है उसका, जेल्डाल्स, JELDAHL एपोस्ट्रोफी S, जेल्डाल्स मेथड।
पूरा टाइट्रेशन अगर करेंगे अपन जेल्डास मेथड में, है ना, और फर्स्ट आपका डूमास मेथड। तो पहला डूमास लिख लो, डूमास मेथड। डूमास मेथड, ठीक है। चलो उसमें लिखना नीचे, प्रोसेस लिखेंगे, फिर फॉर्मूला डिराइव करेंगे जैसे अपन ने बाकियों में किया है। देखो नीचे, अ नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, a known mass of organic compound, a known mass of organic compound is heated with, is heated with excess of copper to oxide, excess of copper to oxide। ये कॉपर टू ऑक्साइड या कॉपर हमने कार्बन वाले में भी लिया था, एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। जितना भी कार्बन है उसको वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड में जितना भी हाइड्रोजन उसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा ये। तो a known mass of organic compound is heated with excess of copper to oxide when all the carbon, hydrogen and sulfur, when all the carbon, hydrogen and sulfur, when all the carbon, hydrogen and sulfur, अगर आपके कंपाउंड में कार्बन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, जितना भी हाइड्रोजन होगा वो वाटर बन जाएगा, जितना भी सल्फर होगा वो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ऑल द कार्बन, सल्फर एंड हाइड्रोजन आर ऑक्सीडाइज्ड टू CO2, H2O and SO2 respectively, are oxidized to CO2, H2O and SO2 respectively। While nitrogen gas is set free, while nitrogen gas is set free, while nitrogen gas is set free, नाइट्रोजन का ही तो डिटेक्शन एस्टिमेशन कर रहे हैं ना अपन। while nitrogen gas is set free, full stop, any oxide of nitrogen, any oxide of nitrogen if produced, any oxide of nitrogen if produced, मान लो अगर नाइट्रोजन भी ऑक्सीडाइज हो गया है तो NO2 या NO बनेगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। इफ प्रोड्यूस्ड is reduced back, is reduced back, is reduced back to nitrogen, is reduced back to nitrogen by passing over, by passing over, by passing over a hot reduced copper gas, a hot reduced copper gas, ठीक है। तो सब नेक्स्ट लाइन में, the nitrogen thus formed is collected over, the nitrogen thus formed is collected over, the nitrogen thus formed is collected over concentrated KOH, concentrated KOH, concentrated KOH, potassium hydroxide, which absorbs all other gases, which absorbs all other gases, which absorbs all other gases except nitrogen, except nitrogen. So the volume of nitrogen collected is thus noted, the volume of nitrogen thus collected is noted, the volume of nitrogen thus collected is noted, and from this the percentage can be calculated, and from this the percentage can be calculated।
ये डायग्राम बना लो इसका सेटअप। ये गेज मतलब कॉपर की ऐसी जालियां लगा दी हैं। यहाँ पे अपन अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट कर रहे हैं विद कॉपर ऑक्साइड। तो जितना भी कार्बन होगा दैट विल बी कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन विल बी कन्वर्टेड टू वाटर, सल्फर विल बी कन्वर्टेड टू सल्फर डाइऑक्साइड। गलती से अगर कुछ नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन भी गए होंगे तो ये कॉपर गेज इनको फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, एक बार यहां ध्यान दो फिर बनाना। जो आपने लिखा है उसको समझा रहा हूं मैं कि यहाँ पे आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट कर दिया, ये सब हो रहा है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इस स्पीकर के अंदर। ठीक है, उसके बाद जितना भी नाइट्रोजन गैस बचा होगा या जो भी गैसेस सब बनी होंगी वो सब यहाँ आएंगी। यहाँ पे हमने पहले से KOH लेके रखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड KOH। तो यहाँ एक लेवल तक ये कॉन्सेंट्रेटेड KOH भरा होगा, है ना। जैसे ही सारी गैस जाएंगी तो KOH में सारी गैसेस एब्जॉर्ब हो जाएंगी एक्सेप्ट नाइट्रोजन। पर नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या करेगा, वो ऊपर जाएगा और ऊपर जाके KOH को नीचे डिस्प्लेस करेगा, लेकिन नाइट्रोजन को रहने के लिए जगह चाहिए ना ऊपर। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना है, हाउ मच नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड। पूरा का पूरा नाइट्रोजन कहां से आया होगा, आपके कंपाउंड से आया होगा, आपने कहीं और तो नाइट्रोजन लिया नहीं है। तो यहां से वॉल्यूम आया नाइट्रोजन का, अभी मास नहीं आया है। पर अपन मोल कंसेप्ट के हिसाब से उसको वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर देंगे। वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना हमको आता है ना कि 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस का मास कितना होता है, 28 ग्राम। तो अपन वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। मास निकल जाए फिर तो एस्टिमेशन हो जाएगा। फिर क्या करना है, उसको डिवाइड करना है, W से इंटू 100 करना है बस। ठीक है, तो ये सेटअप समझ में आ गया क्या। अच्छा, यहाँ पर एक और KOH का कुछ सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, एक बीकर में, ताकि अपन उसको यहाँ से एडजस्ट करके ना KOH का जो लेवल है दोनों तरफ सेम रखें। मतलब आप एक्सेस जो KOH होगा वो यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ और जगह तो है नहीं। नाइट्रोजन अगर बन रहा होगा तो ये नीचे आएगा ना, जिसके कारण ये ऊपर चढ़ेगा। तो KOH यहाँ कलेक्ट हो जाएगा जो भी हमारा एक्सेस आ रहा होगा। लेकिन नाइट्रोजन को यहाँ जगह चाहिए तो ये नाइट्रोजन उस KOH को नीचे डिस्प्लेस करेगा और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन कलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे रीडिंग होगी, ये कैलिब्रेशन होगा यहाँ पे। यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि कितना नाइट्रोजन कलेक्ट हुआ है। ठीक है, इसको शिफ्ट नाइट्रोमीटर बोलते हैं, जिससे अपन नाइट्रोजन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी तो सेटअप बना लो, नेक्स्ट क्लास में अपन कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी। ये भी लिखे ना अपन, कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में उसको बर्न कर रहे हैं ना। शिफ्ट नाइट्रोमीटर, ये आपको नाइट्रोजन की रीडिंग दे देगा, कितना ml नाइट्रोजन बना है आफ्टर बर्निंग द कंपाउंड, इसलिए उसका नाम नाइट्रोमीटर है।
ठीक है, उसका कैलकुलेशन पार्ट बचा है, ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और एक जेल्डाल्स मेथड, उसका भी अपन नेक्स्ट क्लास में जेल्डाल्स मेथड